नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गृह युद्ध के हालात बन गए और इमरान खान के समर्थकों ने वहां की सेना और सरकार के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नाज़ियों जैसे अंजाम की धमकी दी। गाजा पट्टी में आधी रात हवाई हमले कर इजरायल ने एक नई जंग का आगाज कर दिया और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान ने फिर आतंकी साजिश की कोशिश की और सीमा के पास एक रहस्यमयी गुब्बारा उड़ाकर सनसनी फैला दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। वहां इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहर जल रहे हैं। रावलपिंडी, पेशावर, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत पाकिस्तान के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में पत्थरबाजी के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ भी की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लाहौर में इमरान के कुछ समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के एक कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि वहां घुसकर कुछ लोगों ने आग भी लगा दी है। इसी तरह कराची में भी हंगामा जोरों पर है। वहां इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि वहां हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ इसी तरह के हालात पेशावर में भी है। वहां विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी की गई है। आरोप है कि वहां भी इमरान खान के समर्थकों ने आगजनी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में सुरक्षा बल के साथ इमरान खान के समर्थकों की झड़प की भी खबर है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लगा दी गई। आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है और यह हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से आए एक वीडियो में वहां की एयरफोर्स का एक प्लेन आग में गिरा नजर आया और आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना का यह विमान मियांवाली एयरबेस पर खड़ा था, जिसे इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक तस्वीर पेशावर से भी सामने आई। आरोप है कि वहां इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी की। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे विधानसभा भवन की खिड़कियों में लगे कांच के चकनाचूर हो गए। आशंका जताई जा रही है इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे के दौरान घायल हुए। और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सेना और सरकार के टकराव की खबरें तो आती नहीं हैं, लेकिन सेना के खिलाफ भड़का पब्लिक का ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ शहरों में तो स्थिति ऐसी हो गई कि इमरान के समर्थकों को देखकर यह लगा मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया, जिसके बाद वो किसी के रोके ना रोके और लाहौर में मौजूद सेना के कमांडर के घर तक में घुस गए। गुस्से से तमतमाए इमरान के समर्थकों ने आओ देखा ना ताव और सीधे कमांडर के घर पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान वहां इतने लोग मौजूद थे कि सेना के कमांडर के घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुए, जिसके बाद भीड़ उस कमांडर के घर में घुसी और वहां जमकर तोड़फोड़ की। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। ऐसी एक तस्वीर पंजाब प्रांत में मौजूद सरगोदा शहर से भी आई, जहां इमरान के समर्थकों ने वायुसेना के मेमोरियल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि इमरान ने अपने समर्थकों को जानबूझकर बरगलाया ताकि वो उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आग लगा सकें। और इमरान की गिरफ्तारी के बाद वहां ऐसे ही हालात नजर आए। कोर्ट से जैसे ही इमरान को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया। कई शहरों में इमरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन वो लोग रुकने को तैयार ही नहीं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आगजनी और दंगे जैसी खबरें तक सामने आई। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान में जारी तनाव से जुड़ी। बताया जा रहा है कि वहां मचे हंगामे में 6 लोगों की जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के क्वेटा में जारी प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की जान गई। फैसलाबाद में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले अपने देश के नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी और लोगों से कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले सभी लोग अपनी यात्राएं रद्द कर दें, क्योंकि वहां अभी हालात ठीक नहीं है। मतलब यह कि पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है और दूसरे मुल्कों को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। और पाकिस्तान में लगी आग की एक और तस्वीर फैसलाबाद से सामने आई। वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई। पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इमरान खान के समर्थकों के निशाने पर है। इमरान खान के समर्थकों ने ISI को इमरान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार मानते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की।
इस पत्थरबाजी से आईएसआई के दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है और इस गुस्से के पीछे की वजह है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, जिन्हें पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के लिए लाए गए थे, लेकिन उनके इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचते ही वहां पाकिस्तान रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए, जो इमरान को पकड़कर धक्के मारते हुए एक पुलिस वैन तक ले गए और फिर उन्हें उसी पुलिस वैन में बिठा दिया। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले नजर आए, जिन्हें वहां होने वाले हंगामे की आशंका को देखते हुए तैनात किया गया था। आरोप है कि जब कोर्ट परिसर में पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने इमरान को दबोचने की कोशिश की तो वहां उनके साथ मारपीट भी हुई। इस दौरान इमरान के वकील को भी चोट आई, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उन्हें बुरी तरह पीटा बल्कि इमरान खान का पैर तोड़ने की भी कोशिश की। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना मिलकर इमरान को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने आशंका जताई कि इमरान खान को जान से मारने की तैयारी हो चुकी है, जिसके लिए शायद जेल में इमरान खान को जहर भी दिया जा सकता है। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें। इसके अलावा इमरान की पार्टी के कई नेताओं ने इसे शहबाज सरकार का घिनौना चेहरा बताया। साथ ही पाकिस्तान की जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की। वहीं पेशावर में पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन को इमरान खान के समर्थकों ने निशाना बनाया। गुस्से में लाल प्रदर्शनकारी रेडियो स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए, वहां आगजनी भी की और तोड़फोड़ भी की। इमरान खान के समर्थकों की शिकायत थी कि उस रेडियो स्टेशन में इमरान खान के विरोध में खबरें बताई जा रही थी। इमरान खान के समर्थक इस वक्त पूरी तरह बेकाबू हैं और वो सब कुछ जलाने पर तुले दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि इमरान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ही हुई। उन पर प्रधानमंत्री रहते हुए एक यूनिवर्सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली का एक मुकदमा दर्ज है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अल कादर नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसे यूके से बहुत बड़ी रकम मदद के तौर पर मिली। दावा है कि इस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, जिनमें एक इमरान है और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि इस यूनिवर्सिटी में पिछले 6 साल में सिर्फ 32 छात्रों ने एडमिशन लिया, जिनके नाम पर इमरान और उनके सहयोगी ने करोड़ों रुपए की कमाई की। जो है वो एडजस्ट हो गया और बीच में से 2 अरब रुपया दलाली का ले गया। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई गिरफ्तारी बताया। हालांकि इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता और उनके समर्थक इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। यही वजह थी कि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हालात काबू से बाहर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को कई जगहों पर सख्ती बरतनी पड़ी, जिसकी एक तस्वीर आई कराची से। वहां तो इमरान समर्थकों ने ऐसा बवाल मचाया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहां कई जगहों पर तो इमरान खान के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की और कराची के बाद इस्लामाबाद और लाहौर में भी ऐसा ही हंगामा होता नजर आया, जिसे रोकने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे और पूरी ताकत से लाठीचार्ज भी किया। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि इमरान ने जानबूझकर भीड़ को उकसाने की कोशिश की ताकि उनकी गिरफ्तारी को सरकार की साजिश बताया जा सके और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इमरान ने कोर्ट पहुंचने से पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इमरान ने इस वीडियो में दावा किया था कि उन्हें फौज के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है और उनका दावा था कि फौज के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें जान से मारने की साजिश रची, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से बगावत करने का आरोपी बताया जाने लगा। आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा। क्योंकि खुफिया सूत्रों ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि पाकिस्तान की फौज इमरान से बुरी तरह चिढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान ने सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर को कटघरे में खड़ा कर दिया था और यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना के उस अफसर ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार जान से मारने की कोशिश की। इमरान का आरोप है कि 2022 में उन पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी इसी अफसर का हाथ था, क्योंकि इमरान जब 3 नवंबर 2022 को लाहौर के पास वजीराबाद में रैली के लिए निकले तो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसके बाद उनके दोनों पैरों पर गोलियां लगी थी। इमरान का आरोप है कि उस रैली में भी वो पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की मांग करते हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जो शहबाज सरकार को रास नहीं आया। यही वजह थी कि सरकार के लोगों ने फौज के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची, लेकिन उसके बाद उन्होंने फौज के उस अधिकारी को खुले तौर पर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हालांकि फौज ने इसे इमरान खान की मनगढ़ंत कहानी बताया था और उन्हें नसीहत दी थी कि वो इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने बंद कर दें। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इमरान इसके बावजूद नहीं रुके, यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से उन्हें लगातार इस बात की धमकियां मिल रही हैं कि अगर उन्होंने एक शब्द भी सेना के खिलाफ कहा
तो अंजाम बुरा होगा। चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। लेकिन उन्होंने सेना के उस अधिकारी पर न सिर्फ उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया, बल्कि डंके की चोट पर यह तक कह दिया कि सेना अगर उनके आरोपों को गंभीरता से ले तो वो इसे साबित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इमरान को अंदर ही अंदर इस बात का डर सता रहा था कि फौज के खिलाफ बोलने की सजा उन्हें आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एक दिन पहले सेना ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो अगले ही दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। और वो भी ऐसे कि कोर्ट परिसर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया और सब देखते रह गए। जिसके बाद ये एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में सेना ही सुपर पावर है, और अगर किसी ने उसे नाराज किया तो उसका खेल खत्म। फिर चाहे वो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के हालात पर। भारतीय फौज की नजर भी पाकिस्तान के हालात पर है। भारतीय फौज का बयान आया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर भी पैनी नजर बनाई गई है, क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शरारत की जा सकती है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है? किशोर, जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, पाकिस्तान में टर्मोइल की सिचुएशन होती है, तब हम लोग यानी कि भारतीय सेना LOC और IB दोनों पे जो है अपनी निगरानी बढ़ा देती है, क्योंकि स्थिति खराब होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें अभी की जा रही है, यानी कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, उसको भी बढ़ा सकता है। तो फिलहाल अभी नजर जो है भारतीय सेना ने पूरी तरीके से IB और LOC पे बना के रखी हुई है। शुक्रिया संदीप आपका। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन ने हुंकार भर दी कि यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देशों का हाल नाज़ियों जैसा होगा। उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के सभी देशों को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की याद दिलाई, और रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के मददगार देशों से साफ कह दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। विक्ट्री डे की परेड में पुतिन ने एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पश्चिमी देशों का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की वजह से ही जंग और भड़क रही है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि पुतिन ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने बाइडेन को ही सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन ने कह दिया कि जंग में अब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। माना जा रहा है कि पुतिन ने जिस टर्निंग पॉइंट का जिक्र किया वो रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुआ हमला है, और उस हमले के एक हफ्ते बाद भी पुतिन गुस्से की आग में जल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अमेरिका समेत यूरोप के बाकी देशों का हाल नाज़ियों जैसा करने की धमकी दे दी। 9 मई 1945 के दिन ही सोवियत सेना ने नाज़ी जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में हरा दिया था। उसी जीत की याद में रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है, जिसमें पुतिन की फौज पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाती है। इसके साथ ही विक्ट्री डे परेड के जरिए रूस अपने घातक हथियारों को भी दुनिया के सामने लाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया, लेकिन इस बार एक बात पूरी तरह अलग थी, और वो ये कि विक्ट्री डे परेड से सिर्फ एक हफ्ता पहले रूस के राष्ट्रपति भवन पर ही हमला हो गया था। 3 मई की शाम पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह क्रेमलिन के ठीक ऊपर ड्रोन की शक्ल में खतरा मंडराने लगा था। हालांकि ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन उस हमले ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों के सामने पुतिन की सेना की कलई खोलकर रख दी थी। इतनी आसानी से 2 ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर तक पहुंच गए और पुतिन की फौज सोती रही। जबकि मॉस्को में एक साथ कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, लेकिन उनको भी क्रेमलिन के ऊपर 2 ड्रोन के पहुंचने की खबर नहीं लगी। हालांकि 3 मई को जिस वक्त यह हमला हुआ पुतिन वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली वो बुरी तरह आग बबूला हो गए, और उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि मॉस्को हमले का यूक्रेन से बदला लिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने भी देर नहीं की और उस ड्रोन अटैक से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुतिन का गुस्सा थमा नहीं। उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ इस हमले में अमेरिका को भी खींच लिया। रूस ने आरोप लगा दिया कि क्रेमलिन अटैक के पीछे अमेरिका ही है। हालांकि तब पुतिन ने सीधे इस पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन उस हमले के एक हफ्ते बाद विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों पर जमकर बरसे। पुतिन ने चेतावनी दी कि अमेरिका और उसके दोस्तों का हाल ऐसा ही किया जाएगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ियों का किया गया था। यानी पुतिन ने विक्ट्री डे पर यह कसम खा ली कि जिस तरह सोवियत संघ 1945 में जर्मनी को घुटनों पर लाया था, वो भी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ ऐसा ही करेंगे। हालांकि अपने पूरे भाषण में पुतिन ने अमेरिका का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर बाइडेन ही थे, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में यूरोप के देश रूस के खिलाफ 14 महीनों से खड़े हैं। पुतिन की लाख चेतावनियों के बाद भी बाइडेन यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि अब तो अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियार देने शुरू कर दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन के जवानों ने रूसी सेना को पस्त कर रखा है। यूक्रेन के खैरसोन शहर में तो रूस का सबसे बुरा हाल हुआ। उसने शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जेलेंस्की की फौज ने भीषण हमले बोलकर रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ इसी तरह का हाल रूस का बखमुत में भी हो रहा है। वहां शुरुआत में एक बड़े इलाके को जीतने का दावा करने वाला रूस अब बुरी तरह फंस गया है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका से मिले घातक हथियारों की मदद से यूक्रेन के जवान वहां भी बाजी पलट देंगे। इसी वजह से पुतिन जेलेंस्की को नहीं बल्कि बाइडेन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन जंग के बीच ही वो बाइडेन से भिड़ जाएंगे,
क्योंकि पुतिन ने खुलकर बोल दिया कि युद्ध अब किसी भी वक्त अलग मोड़ ले सकता है, क्योंकि मॉस्को पर हमला करके रूस के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी गई। और माना जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना और देश के लोगों को इशारा कर दिया कि वो यूक्रेन से भी बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब उनकी टक्कर सीधे पश्चिमी देशों से हो सकती है, जो रूस को पूरी दुनिया में विलेन साबित करने में जुटे हैं। पुतिन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बंधक बना रखा है और जेलेंस्की उनके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। यानी रूस के खिलाफ जंग में चेहरा तो जेलेंस्की है, लेकिन दिमाग बाइडेन का लगा रहे हैं। पुतिन के मुताबिक बाइडेन जैसा आदेश देते हैं, जेलेंस्की सिर झुकाकर वैसा ही करते हैं, और इसी वजह से पुतिन ने मॉस्को हमले के बाद तुरंत जेलेंस्की को निशाने पर ले लिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि दोनों ड्रोन यूक्रेन की तरफ से ही भेजे गए थे। और इसीलिए क्रेमलिन पर हमला होने के कुछ ही घंटों बाद कीव समेत कई शहरों को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। खैरसोन में तो 2 दिनों के भीतर ही करीब 100 हमले किए गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बनाकर भी पुतिन के कलेजे की आग ठंडी नहीं पड़ी, क्योंकि विक्ट्री डे परेड से कुछ घंटे पहले भी रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। लेकिन पुतिन के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कीव को होना पड़ा। 3 मई को मॉस्को हमले के बाद से ही कीव पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं। लेकिन वहां के लोगों को इस बात का भी डर था कि पुतिन विक्ट्री डे परेड से पहले भी कुछ बड़ा जरूर करेंगे, और कीव के लोगों का डर सही साबित हुआ जब रूस के विक्ट्री डे परेड से कुछ घंटे पहले कीव का आसमान मिसाइलों की गरज से कांप उठा, क्योंकि रूस ने एक के बाद एक 15 क्रूज मिसाइलें कीव की तरफ दाग दी, और टारगेट की तरफ छूटते ही मिसाइलें मौत बनकर कीव पर झपट पड़ी। मिसाइलों की गरज से कीव में हड़कंप मच गया। हवाई हमले के अलर्ट के सायरन पूरे शहर में गूंजने लगे। लोग घरों और तहखानों की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि मिसाइल के जमीन से टकराने पर क्या होगा ये कीव के लोग पिछले 1 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी ऐसे किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि उसे भी मालूम था कि पुतिन पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए विक्ट्री डे परेड से पहले भीषण वार करेंगे, और इसके लिए वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही बड़ा हमला बोलेंगे, क्योंकि रूस ने पहले भी ऐसा कई बार किया है। जब जब उसे यूक्रेन की सेना की तरफ से तगड़ी चोट पहुंची, तब तब कीव पर ही बड़ा वार किया गया। फिर चाहे वो पिछले साल रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हमला रहा हो, या फिर क्रेमलिन पर हुआ अटैक हो, रूस ने हर ऐसे मौके पर कीव को सबसे ज्यादा दहलाया, और एक बार फिर रूसी सेना ने ऐसा ही किया। यूक्रेन के मुताबिक कीव में तैनात उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की सभी 15 मिसाइलों को मार गिराया। कीव पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक ये धुआं रूसी मिसाइल को ढेर करने की वजह से ही हुआ। हालांकि कीव के मेयर के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में गिरे मिसाइल के टुकड़ों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन 15 मिसाइलों के वार से कीव को बचा लिया गया। हालांकि खार्किव में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि रूस ने वहां अपनी घातक इस्कंदर मिसाइल से जोरदार हमले बोले। रूस ने दावा किया कि खार्किव में यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी उसके ठिकानों की तरफ बढ़ रही थी, ताकि रूसी सैनिकों को खबर होने से पहले ही खदेड़ा जा सके। लेकिन यूक्रेन के जवान खुद को छिपाने में कामयाब नहीं हो पाए, और रूसी सेना को उनकी खबर लग गई। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के बेलग्रेद में कमांड सेंटर को अलर्ट कर दिया। इसके बाद बेलग्रेद से इस्कंदर मिसाइल दाग दी गई। यूक्रेन के शहर खार्किव की रूस के बेलग्रेद से दूरी महज 70 किलोमीटर है, और इस्कंदर मिसाइलें 450 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए बेलग्रेद से दागी गई इस्कंदर मिसाइल पलक झपकते ही खार्किव पहुंच गई, और रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने यूक्रेन की सेना की टुकड़ी पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके लिए रूस ने इस्कंदर मिसाइल के सटीक हमले को बड़ी वजह बताया। हालांकि ये मिसाइल लंबी दूरी तक वार नहीं कर पाती, लेकिन यूक्रेन के लिए ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि ये मिसाइलें परमाणु हथियार से लैस की जा सकती हैं। मतलब यह कि जरूरत पड़ने पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है, जिसकी चेतावनी पुतिन पहले भी कई बार दे चुके हैं। और विक्ट्री डे परेड में उन्होंने इस्कंदर से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल की झलक दिखाकर यूक्रेन समेत उसके मददगारों को खौफ से भर दिया, क्योंकि पुतिन की ये महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्स अमेरिका तक जाकर वार कर सकती है। यानी इसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब यह है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से हमला बोल सकती है। कहा जाता है कि इसी वजह से पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल यार्स को तुरुप का इक्का मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसे विक्ट्री डे परेड में उतारा, ताकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों को अपनी ताकत दिखा सकें, और साथ ही ये भी बता सकें कि वक्त पड़ने पर वो परमाणु हमले से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनके पास यार्स जैसी खतरनाक मिसाइल है। रूस का दावा है कि उसकी इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। यार्स बेहद खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल है। मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, और ये करीब 25,000 प्रति घंटा की रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है।
यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी इसी ताकत की वजह से पुतिन ने इसकी झलक विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाई। लेकिन खुद रूस की विक्ट्री डे परेड निशाने पर थी। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कारोबारी ने रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमला करने वालों के लिए करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। विक्ट्री डे परेड का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, जिसे वो 1946 से मना रहे हैं। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन में रूस की सेना को खलनायक और दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए यूक्रेन के एक बैंकर ने विक्ट्री डे परेड पर हमला करने की लोगों से अपील की। रूस के मीडिया का दावा यह है कि यूक्रेन के कारोबारी ने मॉस्को में होने वाली परेड पर ड्रोन से हमला करने की अपील की। साथ में यह भी कहा कि जिसका भी ड्रोन परेड को निशाना बनाने में कामयाब होगा उसे $5,40,000 का इनाम दिया जाएगा। भारतीय रुपयों में यह रकम हुई करीब 4.5 करोड़। हालांकि मॉस्को में हुई परेड पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। मतलब यह कि यूक्रेन के उस कारोबारी की शर्त को कोई भी पूरा नहीं कर पाया और किसी को भी इनाम के 4.5 करोड़ रुपए नहीं मिल सके। लेकिन रूस के मीडिया ने इस घटना को मॉस्को में 3 मई को हुए क्रेमलिन अटैक से जोड़ दिया। आरोप लगने लगे कि यूक्रेन में जानबूझकर रूस के खिलाफ हमलों के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ये तक कहा गया कि यूक्रेन की सरकार ही लोगों को आतंक के रास्ते पर भेजने की कोशिश में जुटी है। हालांकि यूक्रेन के कारोबारी के बयान में जज्बात ज्यादा दिखे और हकीकत कम दिखाई दी, क्योंकि यूक्रेन से मॉस्को तक मार करने वाले ड्रोन सिर्फ सेना के पास होते हैं, जिनका आम लोगों के हाथों में पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से परेड वाली जगह के पास रूस ने कई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए हुए थे, जिन्हें किसी ड्रोन के लिए भेजना लगभग नामुमकिन है। उधर तुर्की ने बाइडेन को बड़ा झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की अमेरिका की सलाह को तुर्की ने खारिज कर दिया और तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन को S-400 देकर तुर्की को खतरे में नहीं डाल सकते। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को प्रस्ताव दिया था कि वो रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेज दे, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ लड़ाई में उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन तुर्की ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि उसने S-400 अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए खरीदा है और इसीलिए वो उसे किसी भी देश को नहीं देगा। हालांकि ये वही S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस से खरीदने की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया था और उसने तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने की डील पर रोक लगा दी थी, जबकि तुर्की ने अमेरिका के साथ 100 से ज्यादा F-35 खरीदने की डील की थी। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया कि तुर्की रूस से S-400 ना खरीदे। लेकिन अमेरिका के विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस के साथ समझौता कर साल 2019 में उससे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को भी तबाह करने की क्षमता रखता है और जंग के मैदान में रूस की सेना S-400 की मदद से यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा चुकी है। यानी दुनिया इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ है और दावा है कि इसीलिए अमेरिका इसे यूक्रेन को मदद के तौर पर देना चाहता था, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी पश्चिमी देशों से लगातार खतरनाक हथियारों की मांग करते आए हैं और S-400 मिलने पर उनकी ये मुराद पूरी हो सकती थी, क्योंकि रूस का ये हथियार 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिनसे एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यही नहीं, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को एक साथ ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन तुर्की के इनकार ने अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के सांबा सेक्टर में रहस्यमयी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही बॉर्डर पुलिस इस रहस्यमय गुब्बारे की जांच में जुट गई, क्योंकि माना जा रहा है कि इस गुब्बारे के जरिए आतंकियों तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को दी गई है और इस टीम का मकसद बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराना भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने आपसी विवाद की वजह से LOC पर अपनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से रोक रखी थी। लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में। इसी कड़ी में सीमा पार से एक रहस्यमयी गुब्बारा सांबा सेक्टर में मिला, जिसके बाद सांबा सेक्टर की पुलिस ने इस रहस्यमयी गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। चांद और तारे के आकार वाला यह गुब्बारा नीला, लाल और सफेद रंग का है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस तरह के गुब्बारे का इस्तेमाल आतंकियों तक किसी संदेश को पहुंचाने के लिए हो सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आतंकियों तक ड्रोन पहुंचने वाला है या फिर वो पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले कुछ साल से हथियारों की सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का ही सहारा ले रहा है। वहां बैठे आतंकियों के आका इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम कर देती है। पिछले 1 साल में कई बार सेना ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए हथियार बरामद किए हैं।
और इसी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रचने में जुटा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन LOC शुरू करने जा रही है। इसके तहत पाकिस्तान की सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम बड़े हमले की फिराक में है। खबर है कि पुंछ के BG सेक्टर में पाकिस्तान के SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और लश्कर तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी भी बढ़ी है। यही नहीं, BAT की टीमें बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटी हैं और इसके लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों ने नई चाल चली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने अब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्योंकि इससे उनके पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। इसीलिए आतंकी अब मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन चैट कर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के बजाय फर्जी ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्हीं ऐप के जरिए आतंकी कोड वर्ड में बातें करते हैं ताकि भारतीय सेना को उनका मकसद और उनके आकाओं की जानकारी न मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि इनके इरादों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इट इज नॉट इजी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस तरह के कई मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर चुका है और इसके साथ ही आतंकियों के खिलाफ राजौरी और पुंछ में पिछले 5 दिन से ऑपरेशन त्रिनेत्र भी जारी है। इन दोनों जगहों पर सेना और सुरक्षा बल के जवान मिलकर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बल का सबसे ज्यादा जोर राजौरी के कांडी और केसरी हिल इलाके पर है, क्योंकि ये खबर सामने आई थी कि पुंछ में 20 अप्रैल को हमला करने वाले आतंकी राजौरी के जंगलों में आकर छिप गए। उस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद आतंकियों ने राजौरी में 5 मई को हमला किया था, जिसमें भी 5 जवान शहीद हुए थे। इसी के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया, जिससे आतंकियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इसके तहत सेना के जवान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना की नजर आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी है और इसीलिए राजौरी के सभी इलाकों में जबरदस्त चेकिंग की जा रही। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमलों में कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। उन्होंने न सिर्फ उनके छिपने का इंतजाम किया, बल्कि उनका मिशन पूरा होने तक हर तरह से उनकी मदद भी की थी। बाद में सुरक्षा बल ने पुंछ में कुछ लोगों के घरों की तलाशी भी ली, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार और रुपए बरामद किए गए। इस बीच राजौरी में भी सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही राजौरी के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद करा दिया, ताकि सेना अपनी इस कार्रवाई को अच्छी तरह अंजाम दे सके। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राजौरी हमले के बाद अब तक 13 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें कई लोगों ने माना कि उन्होंने आतंकियों की मदद की थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मामले में टेरर फंडिंग की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी जांच NIA कर रही है। एक दिन पहले यह भी खबर सामने आई थी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन NIA के दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस के घरों को निशाना बना सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया। यही नहीं, आतंकियों ने अब अपने छिपने का तरीका भी बदल लिया है। वो अब जंगलों और सुरंगों के बजाय कच्चे घरों को ठिकाना बना रहे हैं, जहां वो कुछ दिनों तक ठहरते हैं और फिर अपना ठिकाना बदल देते हैं, क्योंकि एक ही जगह ज्यादा दिन छिपने पर उन्हें सेना के हाथों पकड़े जाने का डर है। और इसके साथ ही ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने राजौरी और पुंछ में फिर से आतंक को फैलाने की साजिश रची है। यही नहीं, आतंकियों की लिस्ट में राजौरी का केसरी हिल इलाका सबसे ऊपर है, जो 90 के दशक तक आतंकियों के लिए सुरक्षित माना जाता था। लेकिन सेना की लगातार कार्रवाई की वजह से उस इलाके से आतंकियों का पूरी तरह खात्मा हो गया था और 2007 के बाद से वहाँ पूरी तरह शांति बनी हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर उस इलाके में आतंकियों को बसाना चाहता है। इस काम के लिए POK में कई आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि उनके जरिए आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी साजिश से जुड़े कुछ आतंकी राजौरी और पुंछ के जंगलों में भी छिपे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। सेना के साथ पैरा कमांडो, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी कीमत पर आतंकी वहां से भाग न सकें। 2 दिन पहले वहां एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था, जबकि एक आतंकी जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग के छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। अमेरिका की मीडिया की खबर है कि ईरान ने अमेरिका पर हमले का बहुत शातिर प्लान बनाया है और इसके लिए वो सीरिया को मोहरा बना रहा है। लीक हुई खुफिया जानकारी के हवाले से अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चोरी छिपे कई घातक हथियार और सैन्य साजो सामान सीरिया पहुंचाया है, ताकि वहां मौजूद अमेरिका की सेना पर अटैक किया जा सके। अहम दावा यह है कि ईरान ने सीरिया में ये हथियार वहां के भूकंप पीड़ितों को मदद भेजने की आड़ में पहुंचाए हैं। अभी फरवरी में सीरिया में 7.8 की तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया था। दावा है कि उसका फायदा उठाकर ही ईरान ने अमेरिका के खिलाफ प्लान बना डाला, यानी ईरान ने युद्ध की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका के इस खतरनाक खेल में उसने पहली चाल चल दी है और जब ईरान दांव खेल चुका है तो अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए आशंका है कि ईरान और अमेरिका जल्द जंग में कूद सकते हैं और जंग का मैदान बनेगा ईरान का दोस्त सीरिया,
क्योंकि सीरिया में ईरान के लड़ाके भी मौजूद हैं और अमेरिका के सैनिक भी, जो एक दूसरे के विरोधी खेमे की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों की रंजिश इतनी बढ़ गई है कि अब ईरान और अमेरिका किसी के पीछे खड़े होकर अपनी दुश्मनी नहीं निकालने वाले, बल्कि अब दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सीने पर मिसाइलें और तोप गोले बरसाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के मीडिया ने लीक हुई कुछ इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने जंग की पक्की तैयारी शुरू कर दी है। वो अमेरिका से लड़ने के लिए धड़ल्ले से सीरिया तक हथियार पहुंचाने में लगा है, जिनमें छोटे मोटे हथियारों से लेकर भर भर कर गोला बारूद और ईरान के घातक ड्रोन भी हैं, जो सीरिया में अमेरिका के खिलाफ ईरान की ताकत बनेंगे और सीरिया से अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर किया जा सकेगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इराक के रास्ते काफिलों में भर भर कर हथियार और गोला बारूद सीरिया तक पहुंचा रहा है। इराक के रास्ते इसलिए क्योंकि वो सीरिया का पड़ोसी है, जबकि ईरान और सीरिया के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर बात यह भी है कि इराक में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का भी दबदबा है, इसलिए ईरान के लिए इराक से काम निकलवाना आसान है और सीरिया तो ईरान का दोस्त है ही। लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में जो दूसरा अहम दावा हुआ वो ये कि ईरान ने सीरिया तक हथियार डिलीवर करने के लिए वहां फरवरी में आए भूकंप का फायदा उठाया है। दावा है कि ईरान अपने हथियारों को सीरिया के भूकंप पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री के बीच में छिपा रहा है, ताकि किसी को शक न हो और ईरान के हथियार किसी की पकड़ में न आए। अमेरिका सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है और अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि ईरान के हथियार सीरिया में उसके समर्थन वाले लड़ाकों के लिए थे, जो कि वहां अमेरिका के सैनिकों पर वार करते रहते हैं। अभी मार्च में ही सीरिया में अमेरिका के ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था और 5 सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन अब ईरान छोटे मोटे हमले नहीं बल्कि सीरिया में अमेरिका पर फाइनल अटैक की तैयारी में दिख रहा है। ईरान ने हथियार पहुंचाए सीरिया को अमेरिका से लड़ने के लिए और पहुंचाए इराक के रास्ते। मतलब ऐसी प्लानिंग कि एक बार को अमेरिका भी सिर खुजाने लगे। ये बहुत सोच समझकर बनाया गया फुल प्रूफ प्लान है, जिसके पीछे ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दिमाग है। और IRGC ईरान की वो खूंखार सेना है जो ईरान के दुश्मनों से निपटने के लिए अपने तौर तरीकों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। और वही IRGC सीरिया में अमेरिका के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रही है। और प्लानिंग देखकर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की सेना के करीब 900 सैनिक सीरिया में ISIS से लड़ने के लिए सीरिया के विद्रोहियों की मदद ले रहे हैं और ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए वहां विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ खड़ा है और सीरिया ईरान का दोस्त है। ऊपर से अमेरिका का दूसरा दुश्मन रूस भी सीरिया में ईरान के साथ है। लेकिन अमेरिका और ईरान की असल लड़ाई ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर है। अमेरिका ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की कसम खाए बैठा, वहीं ईरान भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने चेतावनी दे दी कि ईरान के प्रोग्राम में रोड़े अटकाने के लिए अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि जो बाइडेन उसे एटम बम नहीं बनाने देंगे, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। यहां तक कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल को एक्शन लेने से भी नहीं रोकेंगे। इजरायल अमेरिका का पुराना साथी है और पश्चिम एशिया में इकलौते इजरायल के पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठनों का अनुमान है कि इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। लेकिन अगर ईरान ने भी परमाणु बम बना लिया तो सबसे बड़ा खतरा इजरायल को ही होगा, क्योंकि ईरान और इजरायल बिल्कुल जंग की दहलीज पर खड़े हैं। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने के दावों को खारिज करता रहा है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ईरान को झूठा बताते हैं। उनका मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया। और हाल ही में तो इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा कर दिया था कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो 5 परमाणु बम बना सकता है। इसलिए इजरायल पूरी दुनिया को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। ऐसे में जब अमेरिका के NSA ने भी कह दिया कि जो बाइडेन इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से नहीं रोकेंगे, तो ईरान तिलमिला गया। उसकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने इजरायल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन ईरान और अमेरिका जैसे दुश्मनों की परमाणु बम से शुरू हुई लड़ाई समंदर में दौड़ते तेल के टैंकरों तक पहुंच गई है। कभी ईरान अमेरिका जा रहे तेल टैंकर को जब्त कर रहा है, कभी अमेरिका ईरान के तेल टैंकर को पकड़ रहा है। अब तक अमेरिका ईरान को तेल टैंकर छोड़ने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी। और उसकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक डिप्टी कमांडर ने कह दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के पानी के जहाजों के लिए खतरा खड़ा किया तो ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने समंदर में ईरान का तेल लेकर जा रहे एक टैंकर को जब्त किया था। बताया गया कि यह घटना 22 अप्रैल के आसपास की है, क्योंकि आखिरी बार उस टैंकर को 22 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के पास देखा गया था।
इसके बाद 27 अप्रैल को ईरान ने भी कच्चा तेल लेकर अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को जब्त कर लिया। तेल से भरा पानी का वो जहाज कुवैत से अमेरिका के टेक्सास राज्य जा रहा था, लेकिन ईरान ने अपने पास उसे ओमान की खाड़ी में ही जब्त कर लिया। मगर ईरान की सेना ने आरोप लगाया कि ओमान की खाड़ी से गुजर रहा वो टैंकर ईरान की नाव को टक्कर मारकर भाग रहा था। लेकिन इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दोबारा एक और तेल का टैंकर पकड़ लिया। तब तो अमेरिका ने बाकायदा वीडियो जारी करके ईरान की दादागिरी साबित करने की कोशिश की थी। तेल का वो टैंकर दुबई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए यूएई के ही दूसरे शहर फुजैरा जा रहा था, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही उसे रास्ता बदलकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की तरफ मुड़ने को मजबूर कर दिया था। ईरान ने अब तक उन टैंकरों को छोड़ा नहीं है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई जिनमें तेल के वो दोनों टैंकर ईरान के बंदर अब्बास शहर के पास समंदर में खड़े दिखे। इधर चीन डोकलाम में फिर किसी बड़ी साजिश की फिराक में है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन डोकलाम में कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुटा है, और उस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी कड़ी में चीन ने डोकलाम में अपने और 1200 सैनिकों को तैनात कर दिया। यानी चीन अब डोकलाम में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। इससे पहले 2017 में चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भारतीय सेना ने चीन को सड़क बनाने से रोक दिया था, जिसके बाद आग बबूला हुए चीन ने भारत से टकराने की भी कोशिश की थी, लेकिन 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद उसने अपनी सेना को पीछे खींच लिया था। लेकिन यही बात उसे अब तक रह कर चुभ रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए चीन डोकलाम में अपनी सेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, ताकि अगर भविष्य में कभी भारतीय सेना से सामना हो तो उसे चोट पहुंचाई जा सके। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसीलिए चीन अब डोकलाम के ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया चीन ने डोकलाम में अपना सर्वेलेंस सिस्टम भी मजबूत किया है। और खबर ये है कि डोकलाम में चीन ने भारतीय सेना पर निगरानी रखने के लिए 2 खास सर्विलांस सिस्टम लगाए हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि चीन ने ज्यादा दूरी तक नजर रखने में सक्षम कैमरे भी लगाए हैं। लेकिन चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई। भारतीय सेना ने LAC पर तवांग में ऊंचाई वाले इलाके में अपनी तैयारियों को परखा और एक युद्धाभ्यास किया, जिसमें दुश्मन की फौज को कैसे ढेर किया जाए इसकी तैयारी की गई। भारतीय सेना ने नकली दुश्मन पर असली हमला किया और तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। भारतीय सेना ने दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे ढेर करने का अभ्यास किया, साथ ही हथियारों की ताकत को भी परखा। इतना ही नहीं, सैनिकों ने ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में अपनी तैयारियों में धार दी, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीय जवानों ने ऊंचाई पर छिपे दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया, ताकि अगर भविष्य में चीन से जंग छिड़े तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यानी अगर डोकलाम में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो भारत भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं है। बीते कुछ महीनों से भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को परख रही है। इसी साल जनवरी में सेना ने त्रिशक्ति प्रहार नाम का युद्धाभ्यास किया था, जिसमें सभी तरह के नए और पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उस युद्धाभ्यास में फाइटर जेट रफाल और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया था, जबकि T-90 टैंक के अलावा कई दूसरे घातक टैंकों से भी जवानों ने हमले का अभ्यास किया था, क्योंकि चीन LAC पर कब क्या कर दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए भारत पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहता है, क्योंकि चीन की सेना भारत की जासूसी से भी बाज नहीं आ रही। 7 और 8 मई को दक्षिण चीन सागर में पहली बार आसियान देशों के साथ मिलकर भारत ने युद्धाभ्यास किया, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनई और वियतनाम के युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नौसेना ने समंदर में इस युद्धाभ्यास की जासूसी करने की कोशिश की। खबर के मुताबिक चीन के जहाज और उसके एयरक्राफ्ट दक्षिण चीन सागर में मौजूद थे। हालांकि दावा है कि इससे युद्धाभ्यास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चीन के एयरक्राफ्ट अभ्यास में शामिल जंगी जहाजों के करीब नहीं आ सके। लेकिन खबर है कि इस युद्धाभ्यास से चीन आग बबूला हो उठा और डोकलाम में सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुट गया, क्योंकि भारत से तो उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं ही, साथ ही कई आसियान देशों के साथ भी उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट भारत युद्धाभ्यास के जरिए इन देशों के करीब होता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इन देशों के साथ रक्षा संबंध भी मजबूत करने में जुटा है। यानी सीधे तौर पर चीन जिन देशों को आंखें दिखा रहा है वो भारत के करीब होते जा रहे हैं। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसके दुश्मन देश भारत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन भारत ने अभी से चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। इस भंडार से देश की 80% लिथियम की मांग पूरी की जा सकती है। लिथियम के बाजार में अभी चीन का काफी दबदबा है, वो कई देशों को लिथियम बेचता है, लेकिन अब भारत भी दूसरे देशों को लिथियम बेचने में कामयाब हो सकेगा। और यही बात चीन की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लिथियम बाजार पर चीन का एकाधिकार खत्म हो जाएगा, जो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। उधर राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन कर चुके सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकालेंगे। यात्रा 5 दिन की होगी, जिसमें पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा।
यानी जयपुर में अनशन के बाद पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ यात्रा निकालेंगे, जो 11 मई को अजमेर से शुरू होगी और करीब 125 किलोमीटर की पदयात्रा करके पायलट 15 मई को जयपुर पहुंच जाएंगे। पायलट की इस यात्रा का नाम जन संघर्ष यात्रा है। किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी, इंतजार किस बात का है? सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि जानबूझकर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं की गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने गहलोत के 2 दिन पहले किए गए उस हमले का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इशारों में पायलट पर आरोप लगाया था कि 2020 में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की, पैसे के बल पर। उस हमले के जवाब में पायलट ने गहलोत पर वसुंधरा से मिली भगत का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है कि नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। यानी चुनाव से कुछ महीने पहले पायलट नाम लेकर गहलोत पर हमला कर रहे हैं और गहलोत और पायलट का झगड़ा राहुल गांधी के सिर का दर्द बन चुका है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि माउंट आबू पहुंचे राहुल गांधी कलह की वजह से ही अशोक गहलोत को अपने साथ नहीं ले गए और अकेले ही माउंट आबू के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए। राहुल जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनके साथ गहलोत नहीं थे। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा जानबूझकर किया, जबकि उदयपुर में गहलोत खुद राहुल के स्वागत के लिए पहुंचे। यानी कांग्रेस की कलह राहुल के सिर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार उसने बचा ली। सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही जबानी जंग से कांग्रेस हाईकमान परेशान है। वो सुलह की कोशिश करा रही, लेकिन न पायलट और न गहलोत उसकी बात सुनने के मूड में है। उधर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं मिला तो जून तक उसकी तबाही तय है। दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से शर्तों को पूरा करने वाले दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, लेकिन आईएमएफ उससे सहमत नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली, जबकि यह दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके वित्त मंत्री इसाक डार ने किया था। इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर आईएमएफ ने लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान जून तक डिफॉल्टर घोषित हो सकता है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और अगर जल्द ही पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जून के बाद अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो गया तो फिर उस पर किसी को भी नहीं भरोसा रहेगा। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अपने पुराने उधार भी चुकाने की हालत में नहीं है। इस मुसीबत से उबरने के लिए उसे हर हाल में आईएमएफ की मदद चाहिए, नहीं तो जून तक वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, जिससे वहां का बचा कुचा कारोबार भी ठप हो सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कई फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं। वहां के कारोबारी देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, जिनके पास भागने के भी पैसे नहीं है। वहीं पाकिस्तान में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि खराब आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और वो महंगाई के साथ साथ आतंकवाद से भी बुरी तरह जूझ रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का संकट और गहरा सकता है, क्योंकि मूडीज ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में जारी की है जब वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान सरकार जो कड़े फैसले लागू कराना चाहती है वो भी नहीं कर पाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि आईएमएफ उसे लोन देने से साफ इनकार कर देगा। और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश पर भी आर्थिक संकट के बादल छाने लगे हैं। इस मुद्दे पर आईएमएफ की एक टीम ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरे के बाद आईएमएफ की टीम ने माना कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी आर्थिक संकट का सामना कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है। पिछले 6 साल में वहां विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेशी टका के लगातार गिरने की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है और अगर जल्द ही बांग्लादेश की सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वहां के भी हालात बिगड़ सकते हैं और यही परेशानी मिस्र को भी झेलनी पड़ सकती है, जो इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मिस्र में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि आईएमएफ ने इसी साल मिस्र को संकट से उबारने में बड़ी मदद की थी। उसने जनवरी में ही मिस्र को अलग से $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ दिए थे, लेकिन इस रकम से भी मिस्र के हालात नहीं सुधरे। वहां महंगाई चरम पर है। मिस्र का पाउंड डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, जिससे निपटने में वहां की सरकार नाकाम रही। इसी वजह से मिस्र में गरीबी बढ़ती जा रही है और लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई
उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक टिन की छत भरभरा कर गिर गई। ये घटना उस वक्त हुई जब गौतमी पाटिल नाम की मराठी कलाकार स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी वहां टिन की छत गिर गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, वहां कुछ लोग डांस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक टिन की छत भरभरा कर गिर गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में पत्थरबाजी के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ भी की गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लाहौर में इमरान के कुछ समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के एक कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि वहां घुसकर कुछ लोगों ने आग भी लगा दी है। इसी तरह कराची में भी हंगामा जोरों पर है। वहां इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि वहां हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ इसी तरह के हालात पेशावर में भी है। वहां विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी की गई है। आरोप है कि वहां भी इमरान खान के समर्थकों ने आगजनी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में सुरक्षा बल के साथ इमरान खान के समर्थकों की झड़प की भी खबर है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लगा दी गई। आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। और यह हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से आए एक वीडियो में वहां की एयरफोर्स का एक प्लेन आग में गिरा नजर आया और आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना का यह विमान मियांवाली एयरबेस पर खड़ा था, जिसे इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक तस्वीर पेशावर से भी सामने आई। आरोप है कि वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन में जमकर पत्थरबाजी की। आरोप है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे विधानसभा भवन की खिड़कियों में लगे कांच के चकनाचूर हो गए। आशंका जताई जा रही है इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे के दौरान घायल हुए। और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सेना और सरकार के टकराव की खबरें तो आती नहीं हैं, लेकिन सेना के खिलाफ भड़का पब्लिक का ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ शहरों में तो स्थिति ऐसी हो गई कि इमरान के समर्थकों को देखकर यह लगा मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया, जिसके बाद वो किसी के रोके ना रोके और लाहौर में मौजूद सेना के कमांडर के घर तक में घुस गए। गुस्से से तमतमाए इमरान के समर्थकों ने आओ देखा ना ताव और सीधे कमांडर के घर पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान वहां इतने लोग मौजूद थे कि सेना के कमांडर के घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुए, जिसके बाद भीड़ उस कमांडर के घर में घुसी और वहां जमकर तोड़फोड़ की। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। ऐसी एक तस्वीर पंजाब प्रांत में मौजूद सरगोदा शहर से भी आई, जहां इमरान के समर्थकों ने वायुसेना के मेमोरियल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि इमरान ने अपने समर्थकों को जानबूझकर बरगलाया ताकि वो उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आग लगा सकें। और इमरान की गिरफ्तारी के बाद वहां ऐसे ही हालात नजर आए। कोर्ट से जैसे ही इमरान को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया। कई शहरों में इमरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन वो लोग रुकने को तैयार ही नहीं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आगजनी और दंगे जैसी खबरें तक सामने आई। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान में जारी तनाव से जुड़ी। बताया जा रहा है कि वहां मचे हंगामे में 6 लोगों की जान चली गई। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के क्वेटा में जारी प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की जान गई। फैसलाबाद में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले अपने देश के नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी और लोगों से कहा कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले सभी लोग अपनी यात्राएं रद्द कर दें, क्योंकि वहां अभी हालात ठीक नहीं है। मतलब यह कि पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है और दूसरे मुल्कों को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। और पाकिस्तान में लगी आग की एक और तस्वीर फैसलाबाद से सामने आई। वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई। पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इमरान खान के समर्थकों के निशाने पर है। इमरान खान के समर्थकों ने ISI को इमरान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार मानते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस पत्थरबाजी से ISI के दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है और इस गुस्से के पीछे की वजह है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, जिन्हें पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के लिए लाए गए थे।
लेकिन उनके इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचते ही वहां पाकिस्तान रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए, जो इमरान को पकड़कर धक्के मारते हुए एक पुलिस वैन तक ले गए और फिर उन्हें उसी पुलिस वैन में बिठा दिया। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले नजर आए, जिन्हें वहां होने वाले हंगामे की आशंका को देखते हुए तैनात किया गया था। आरोप है कि जब कोर्ट परिसर में पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने इमरान को दबोचने की कोशिश की तो वहां उनके साथ मारपीट भी हुई। इस दौरान इमरान के वकील को भी चोट आई, जिन्होंने यह आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उन्हें बुरी तरह पीटा बल्कि इमरान खान का पैर तोड़ने की भी कोशिश की। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना मिलकर इमरान को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने आशंका जताई कि इमरान खान को जान से मारने की तैयारी हो चुकी है, जिसके लिए शायद जेल में इमरान खान को जहर भी दिया जा सकता है। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें। इसके अलावा इमरान की पार्टी के कई नेताओं ने इसे शहबाज सरकार का घिनौना चेहरा बताया। साथ ही पाकिस्तान की जनता से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की। वहीं पेशावर में पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन को इमरान खान के समर्थकों ने निशाना बनाया। गुस्से में लाल प्रदर्शनकारी रेडियो स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए, वहां आगजनी भी की और तोड़फोड़ भी की। इमरान खान के समर्थकों की शिकायत थी कि उस रेडियो स्टेशन में इमरान खान के विरोध में खबरें बताई जा रही थी। इमरान खान के समर्थक इस वक्त पूरी तरह बेकाबू हैं और वो सब कुछ जलाने पर तुले दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि इमरान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ही हुई। उन पर प्रधानमंत्री रहते हुए एक यूनिवर्सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली का एक मुकदमा दर्ज है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अल कादर नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसे यूके से बहुत बड़ी रकम मदद के तौर पर मिली। दावा है कि इस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, जिनमें एक इमरान है और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि इस यूनिवर्सिटी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त भयंकर जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने आधी रात को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन से जुड़े 3 बड़े आतंकवादियों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के बारे में खुद जानकारी दी और बताया कि हमले में 3 आतंकियों समेत उनके परिवार के 12 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी में 10 ऐसे ठिकानों पर बम बरसाए हैं जहां आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने गोला बारूद रखा था। इजराइल का कहना है कि आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद का ईरान से सीधा कनेक्शन है और ईरान से उसे फंडिंग होती है। इस बीच इस्लामिक जिहाद ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल की सीमा से लगने वाले उसके सारे दुश्मन देशों में भी हड़कंप मच चुका है। सीरिया में ईरान के ठिकानों से उसके झंडे हटने शुरू हो गए हैं। बिगड़ते हालात के बीच 3 दिन के भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री ने एक ही दिन में वापस जाने का फैसला किया है, क्योंकि हालात खराब नहीं, बहुत खराब हैं। ऐसा लगने लगा है कि ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग तय है, क्योंकि इस बार इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर उस आतंकी संगठन के आतंकवादियों को मारा है जिसका कनेक्शन ईरान से। इजराइल ने यह स्ट्राइक आधी रात में की है, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिनमें साफ साफ दिखा कि गाजा पट्टी में आसमान से बम बरसाए गए, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आधी रात को पूरी की पूरी गाजा पट्टी दहल गई। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि रात करीब 2:30 बजे उसने इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर बम गिराए, जिसमें एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल आग की लपटों से घिर गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने इसी तरह से इस्लामिक जिहाद के 10 ठिकानों को उड़ा दिया। उसकी सेना ने इसकी भी तस्वीरें जारी की, जिनमें ये ठिकाने धमाके से बर्बाद होते दिखाई दिए और देखते ही देखते उनका नामो निशान मिट गया। इजराइल के मीडिया ने गाजा पट्टी में हुई एयर स्ट्राइक को सरप्राइज अटैक बताया और जानकारी दी कि इजराइल के कई लड़ाकू विमानों समेत 40 एयरक्राफ्ट रात में गाजा पट्टी के अंदर घुस गए। लेकिन इससे पहले एयर स्ट्राइक वाली जगह के आसपास के 40 किलोमीटर इलाके में रहने वाले इजराइल के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, क्योंकि गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल की सीमा से लगता है। ये 2 तरफ से इजराइल, दक्षिण में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से गिरा है और भूमध्य सागर का जो इलाका गाजा पट्टी से लगता है वो इजराइल के नियंत्रण में। करीब 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी की आबादी करीब 20 लाख है और वहां इजराइल के कट्टर दुश्मन और आतंकी संगठन हमास का शासन है, जो 2007 से गाजा पट्टी में बैठा हुआ है और उसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। गाजा पट्टी पर इजराइल के कई तरह के प्रतिबंधों की एक बड़ी वजह हमास ही है, क्योंकि पूरब, उत्तर और पश्चिम में गाजा पट्टी इजराइल के जमीनी और समुद्री इलाके से घिरी है, जिसका फायदा उठाकर इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन घोषित कर दिया और उस पर आयात, निर्यात और बिजली कटौती समेत ढेरों प्रतिबंध लगा दिए, जिसने गाजा पट्टी की कमर तोड़कर रखी हुई है। लेकिन इस बार इजराइल के रात के अंधेरे में किए गए सरप्राइज अटैक ने गाजा पट्टी में कोहराम मचा दिया। हमले के बाद वहां भागम भाग मच गई, क्योंकि 12 लोगों की मौत तो हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए।
जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइल ने इस बार जिस आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया वो 1981 में बना था। इजराइल की मीडिया ने जानकारी दी कि फिलिस्तीन के कुछ लड़ाकों ने मिस्र में इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे इस्लामिक जिहाद नाम के इस संगठन ने गाजा पट्टी में अपने पैर फैला दिए। हमास की तरह ये संगठन भी वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन का कब्जा चाहता है। यही नहीं, इजराइल ने तो खुलेआम इस संगठन को ईरान का दोस्त बता दिया है। उसने दावा किया कि इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को ईरान पालता पोसता है। उसी ने इस संगठन के आतंकियों को फंडिंग दी, जिन्हें मारने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में घुसे और उसने इस्लामिक जिहाद के 3 बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इस्लामिक जिहाद ने बयान जारी किया और इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी दे डाली। गाजा पट्टी में हुआ इजराइल की सेना का यह ऑपरेशन एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में कई रॉकेट दागे गए थे, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पट्टी में हवा से बम बरसा कर दिया। लेकिन इस बदले की आड़ में इजराइल ने ईरान को भी खुली चुनौती दे डाली, क्योंकि उसके निशाने पर ईरान के समर्थन वाला आतंकी संगठन था जो इजराइल के हमले से बुरी तरह हिल गया। उसने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और बयान जारी किया कि इजराइल को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो धमाके का बदला धमाके से और अटैक का बदला अटैक से लेगा। यही नहीं, इस्लामिक जिहाद संगठन ने ऐलान किया कि यरूशलेम में वो यहूदी समुदाय का कब्जा नहीं होने देगा। मतलब उसका सीधा इशारा अल अक्सा मस्जिद की ओर था, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद के मुद्दे पर ईरान ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ कर दिया है और इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद तो ईरान का पलड़ा और भारी हो गया, क्योंकि इजराइल और ईरान का झगड़ा यहूदी समुदाय और मुस्लिम समुदाय के झगड़े में बदल गया। नतीजा ये हुआ कि जो देश ईरान के दुश्मन थे वो भी उसके दोस्त बन गए। माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के इसी प्लान को फेल करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद ईरान ने मुस्लिम देशों का खेमा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान दोस्ती कर चुका है, जिसने इजराइल की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान की सीमा भले ही इजराइल से न लगती हो, लेकिन वो उन मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है जो ईरान के दोस्त हैं। सीरिया का नंबर उनमें सबसे पहला है, जहां ईरान की सेना और सलाहकार दोनों बैठे हुए हैं। और यही वजह रही कि गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक ने सीरिया तक खलबली मचा दी। खबर आई कि सीरिया में जिन जिन सैन्य ठिकानों पर ईरान का झंडा लगा है उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि सीरिया की सरकार नहीं चाहती कि इजराइल उसका हाल गाजा पट्टी जैसा कर दे, क्योंकि इजराइल पहले भी कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों को बर्बाद करने घुस चुका है। और इसलिए सीरिया की सरकार ने तय किया है कि इस बार वो इजराइल को मौका नहीं देगी और हर उस जगह पर सीरिया का झंडा लगाया जाएगा जहां ईरान का झंडा लगा था, क्योंकि 2017 के बाद सीरिया में जितनी भी एयर स्ट्राइक हुई करीब करीब सबका आरोप इजराइल पर लगा। यही वजह रही कि गाजा में हमला होते ही सीरिया सतर्क हो गया, क्योंकि सीरिया कई साल से इजराइल और ईरान के झगड़े में पिस रहा है, या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच बसा यह देश इजराइल और ईरान की जंग का मैदान बन चुका है, क्योंकि 2017 के बाद इजराइल ने सीरिया में कई एयर स्ट्राइक की और ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इजराइल सीरिया के दक्षिण में है और दोनों देशों के बीच 250 किलोमीटर का बफर जोन है जिस पर सीरिया का अधिकार है, जबकि इजराइल ने सीरिया के पहाड़ी इलाके गोलन हाइट्स पर कब्जा कर रखा है और वहां से सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता है। यही नहीं, लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी सीरिया में सक्रिय है। उसके आतंकी वहां इजराइल के खिलाफ प्लान बनाते हैं और उसके कई जासूस इजराइल की जासूसी कर रहे हैं। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने सीरिया के रास्ते इजराइल में घुसने वाले एक जासूस को पकड़ लिया है, जिसने जानकारी दी कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया में नए सिरे से संगठन को खड़ा करना शुरू कर दिया है और धड़ल्ले से वहां भर्तियां कर रहा है, जिसमें ईरान उसका साथ दे रहा है। मतलब ये कि ईरान भी इजराइल की जड़ें खोद रहा है, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले चरमपंथी संगठनों के साथ खड़ा है, उन्हें ऐसे और हथियार दे रहा है जिससे जुड़े कई दावे इजराइल पहले भी कर चुका है। और गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के पीछे भी इसे ही बड़ी वजह बताया गया, क्योंकि इजराइल ने खुलकर कहा कि इस्लामिक जिहाद को ईरान से फंडिंग हो रही है, जिसका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए हुआ। यानी ईरान ने हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह से हाथ मिलाकर जंग की जमीन तैयार कर दी है। वो एक तरफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और दूसरी ओर आतंकी संगठनों को पैसे देकर इजराइल की सीमा पर उपद्रव कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने रात में एयर स्ट्राइक की। और देखते ही देखते जंग वाले हालात बन गए, क्योंकि गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के बाद इस्लामिक जिहाद चुप नहीं बैठेगा। ये बात उसने खुद बयान जारी करके बता दी। और इसीलिए भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री आधे दौरे से वापस चले गए। उन्होंने खुद इस बारे में ट्वीट कर यह जानकारी दी और बताया कि वो मौजूदा हालात को देखते हुए अपने इस दौरे की अवधि कम कर रहे हैं
और इजराइल लौट रहे हैं। यानी हालात गंभीर हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया के कुछ सबसे संवेदनशील इलाकों में एक गाजा पट्टी इजराइल और ईरान की दुश्मनी की आग में जल रहा है और ये आग कभी भी भयंकर जंग में बदल सकती है। उधर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक टीन की छत भरभरा कर गिर गई। घटना उस वक्त हुई जब गौतमी पाटिल नाम की मराठी कलाकार स्टेज पर डांस कर रही थी, तभी वहां टीन की छत गिर गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, वहां कुछ लोग डांस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक टिन की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे उस पर खड़े लोग नीचे आ गिरे। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोग छत के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए भागने लगे। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक विवादास्पद ट्वीट पर एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यह विवादास्पद ट्वीट वायरल हो रहा था, जिसमें अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर द सज्जाद मुगल नाम के हैंडल से अतीक के बेटे अली की फोटो लगाकर यह विवादास्पद ट्वीट किया गया था, जिसमें सत्ता बदलने पर हिसाब पूरा करने और अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई थी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह ट्वीट शेयर होने लगा, तो इसकी जानकारी यूपी पुलिस के अधिकारियों को लगी और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देश पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई। विवादास्पद ट्वीट के साथ अतीक के बेटे के पुराने भाषण का वीडियो भी लगाया गया था, जबकि ट्वीट में उसके बेटे अली के नाम का जिक्र था, जो इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में सजा काट रहा है। और पूछताछ में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई राज खुल रहा है, लेकिन पुलिस को तलाश उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे शूटर साबिर, अरमान और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की, क्योंकि तीनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और यूपी एसटीएफ को चकमा दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू बमबाज को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की टीमों ने चेन्नई, कोलकाता और ओडिशा में अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन अब तक उसे दबोचने में कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी से फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम बहुत बीमार है और उसे ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, क्योंकि फरारी के दौरान यूपी के कौशाम्बी में जिस घर में वो रुका था, वहां से एसटीएफ को बीपी और शुगर की दवाइयां मिली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू को पनाह देने वाले शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो काफी खांस रहा था और बीमार था। यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार भाग तो रहा है, लेकिन बीमारी ने उसकी हालत खराब कर रखी है। हालांकि एसटीएफ की तरफ से उसकी बीमारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम 11 अप्रैल तक अतीक और अशरफ के संपर्क में था और वही दोनों गुड्डू मुस्लिम को छिपने का ठिकाना बता रहे थे, जिसकी वजह से वो यूपी एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ सका। यूपी एसटीएफ को कभी उसकी लोकेशन चेन्नई में मिली तो कभी महाराष्ट्र में होने की बात सामने आई। यहां तक कि उसके कर्नाटक भाग जाने की भी अटकलें लगाई गईं। और उसकी अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी के बाद अब बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या से पहले हथियारों की सप्लाई लेने के लिए दिल्ली गया था और वहां अतीक के बेटे असद के दोस्त खालिद से मिला था। बाद में खालिद ने ही गुड्डू मुस्लिम को हथियार सप्लायर अवतार सिंह से मिलवाया था। दावा तो ये भी है कि उमेश पाल मर्डर के बाद शूटर गुलाम मोहम्मद और असद दिल्ली में ही रुके थे। उस वक्त भी असद के दोस्त खालिद ने ही उनकी मदद की थी, जिसके बाद खालिद को उसके दो दोस्तों जिशान और जावेद के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों को हथियार सप्लायर अवतार सिंह से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पकड़ा गया, जबकि अवतार सिंह को दिल्ली पुलिस ने विदेशी हथियारों के साथ पकड़ा था। यानी एसटीएफ ने दिल्ली में असद और गुड्डू के मददगारों पर शिकंजा कस दिया। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहा शूटर अरमान बिहारी एसटीएफ के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि अभी तक यूपी एसटीएफ को उसकी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। उसके किसी ठिकाने का कोई पुख्ता सुराग भी नहीं मिल सका है, जबकि उमेश पाल की हत्या के बाद उस पर 5 लाख तक का इनाम घोषित है। मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले अरमान की तलाश में अब यूपी एसटीएफ बिहार में उसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। मार्च में बिहार के सासाराम जिले में उसके सरेंडर की सूचना मिली थी। हालांकि बाद में बिहार पुलिस ने साफ किया कि इस नाम का कोई अपराधी उनके यहाँ नहीं बंद है, जिसके बाद अब यूपी एसटीएफ ने उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। लेकिन अरमान और गुड्डू मुस्लिम से भी ज्यादा टेंशन जांच एजेंसियों को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने दे रखी है, क्योंकि शाइस्ता को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। 24 फरवरी के बाद से ही वो भी फरार है और अब उस पर घोषित इनाम की राशि भी बढ़ाने की तैयारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पर अब 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की जा सकती है, जबकि अभी तक उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। इससे पहले भी एक बार शाइस्ता पर इनाम की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है। उस पर उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में शामिल होने, शूटरों की मदद करने और उन्हें पनाह दिलाने का आरोप है। इसी वजह से वो शूटआउट के बाद से ही फरार चल रही है। शाइस्ता की तलाश में कई जगह दबिश दी गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। आरोप है कि सबसे पहले वही अतीक से मिलने साबरमती जेल गई थी,
जहां अतीक और उसके बीच उमेश पाल को मारने की बात हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने ही साबरमती जेल में एक जेल कर्मी के जरिए अतीक तक फोन पहुंचवाया था। पुलिस का दावा है कि उसी फोन के जरिए अतीक शाइस्ता को मर्डर की प्लानिंग करने में मदद करने लगा। मतलब यह कि शाइस्ता को उमेश पाल हत्याकांड के बारे में एक एक जानकारी है। यही वजह है कि यूपी एसटीएफ उसकी तलाश में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा तो यहां तक है कि अतीक के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही अवैध वसूली के धंधे के साथ जमीन की खरीद फरोख्त का काम देखती थी और इसी वजह से ईडी ने अतीक की बेनामी संपत्तियों की जांच तेज कर दी। ईडी की जांच में अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का पता लगा, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त करने की तैयारी है। राजस्व विभाग की मदद से इन सभी संपत्तियों की जांच भी कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक साल 2012 से 2017 के दौरान अतीक अहमद ने इन सभी संपत्तियों को जुटाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए गए थे। उत्तर प्रदेश के अलावा अतीक ने देश के अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति में निवेश किया था। और दावा तो यह भी है कि फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त में अतीक की मदद कई अफसरों और नेताओं ने की थी। लेकिन अब अतीक के वफादार अफसरों की मुश्किलें बढ़ चुकी। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के पक्ष में गवाही देने पर सीबीआई अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत की गई, क्योंकि अमित कुमार नाम के सीबीआई अधिकारी ने कोर्ट में उमेश पाल के अपहरण को झूठा बताया था। अमित कुमार के खिलाफ राजू पाल मर्डर केस में गवाहों की लिस्ट से उमेश पाल का नाम हटाने और बाद में उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक की तरफ से गवाही देने का आरोप है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद की तरफ से अमित कुमार कोर्ट में गवाह नंबर 41 के तौर पर पेश हुए थे। उन्हें 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजू पाल मर्डर केस का जांच अधिकारी बनाया गया था। उधर पुतिन से बगावत का बिगुल फूंकने वाले वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि उनके लड़ाके कुछ और दिन बखमूत में रहेंगे, जबकि इससे पहले उन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया था कि वो जंग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस हथियार ही नहीं दे रहा था। और बखमूत की जंग में येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बुरी तरह मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रिगोजिन का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पुतिन की भी परवाह नहीं की। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने धमकी दे दी कि वो 10 मई को यूक्रेन की जंग छोड़कर चले जाएंगे और साथ ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यूक्रेन से ले जाएंगे। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के सुर थोड़े नरम पड़ गए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि वैगनर ग्रुप कुछ और दिनों तक बखमूत में रुकेगा, यानी येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके वहां रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। और उनके इस ऐलान को पुतिन की सेना के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो उन्हें वैगनर ग्रुप के खतरनाक लड़ाकों का साथ मिल रहा है, दूसरा येवगेनी प्रिगोजिन की वजह से हथियारों की कमी भी दूर होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के भड़कने से रूस में भी खलबली मच गई। जंग के बीच इतने अहम आदमी की बगावत रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। कहा जाता है कि जब से येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत में कदम रखे, रूसी सेना को बढ़त ही मिली है और चेचन कमांडर रमजान कादिरव जैसे लोग भी येवगेनी प्रिगोजिन की रणनीति की तारीफ करते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी रूस में बैठे पुतिन के करीबी अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन के गुस्से का शिकार सबसे पहले रूस के रक्षा मंत्री बन सकते हैं और इसीलिए हथियारों की उनकी मांग को तेजी से पूरा करने पर काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी पूरी होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने 10 मई तक जंग से दूर हो जाने की चेतावनी दी थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस के रक्षा मंत्री उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गए, जबकि प्रिगोजिन लंबे वक्त से ये आरोप लगा रहे हैं कि हथियारों की उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन रूसी रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु पर बुरी तरह भड़क भी गए थे। हालांकि अब येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन और उनके करीबियों को थोड़ी और मोहलत दे दी, क्योंकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही बखमूत में भारी संख्या में हथियार भेजे जाएंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख इसे एक बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही हथियार मिलेंगे, उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस की तरफ से येवगेनी प्रिगोजिन के इस नए दावे पर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी, क्योंकि 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया कर्मी बनकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मीडिया इंटरव्यू पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीजीपी को सुरक्षा घेरे को और बढ़ाने के निर्देश दिए, यानी बांदा जेल के अंदर और बाहर अब मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे, क्योंकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने अपने पति की जेल के अंदर और बाहर हत्या की आशंका जताई थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा खुद पुलिस से बचने के लिए फरार है। उसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, क्योंकि उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराने, मुख्तार अंसारी के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
अफशान अंसारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उन पर लखनऊ में भी शिया वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर कब्जा करने के आरोप हैं। शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी जिससे को अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपनी कंपनी के नाम पे करवाया। मतलब ये कि गलत तरीके से मुख्तार और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने प्रशासन से की। जांच में मुख्तार के इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, लेकिन मुख्तार के अवैध साम्राज्य पर महज लखनऊ में ही एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि मऊ में भी मुख्तार के सहयोगियों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत मुख्तार के सहयोगी आनंद यादव की 5 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आनंद यादव मुख्तार के गैंग 191 का सदस्य है और मुख्तार अंसारी के साथ कई अपराधों में शामिल रहा है। 5 लाख से अधिक की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी हुआ है। यानी पुलिस जेल में बंद मुख्तार की संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही उसके वफादारों और मददगारों पर सख्त एक्शन ले रही है। और सिर्फ मुख्तार ही नहीं, बल्कि एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया ठिकाना अब गुजरात की साबरमती जेल होगी। ड्रग्स तस्करी के एक मामले में पूछताछ के बाद गुजरात पुलिस ने लॉरेंस को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही पाकिस्तान से करीब 193 करोड़ के ड्रग्स भारत लाए गए थे, जिन्हें एटीएस ने सितंबर 2022 में गुजरात तट से जब्त किया था। गुजरात एटीएस इस मामले में पिछले 14 दिन से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने नलिया कोर्ट से लॉरेंस की रिमांड कुछ और दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और उसे हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। और ये वही साबरमती जेल है जहां कुछ समय पहले माफिया सरगना अतीक अहमद को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अतीक यहीं से मोबाइल फोन के जरिए अपने काले कारोबार को चला रहा था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात की जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही पिछले 9 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद हो, लेकिन देश भर में उसके 1000 से ज्यादा गुर्गे और शार्प शूटर फैले हुए हैं। दावा है कि उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहने के दौरान ही अपनी क्राइम कंपनी को खड़ा कर दिया। ऐसे में अब गुजरात की ये जेल भी उसका एक और ठिकाना बन सकती है। इसीलिए साबरमती जेल प्रशासन और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को वहां फलने फूलने का मौका न मिल सके। हालांकि लॉरेंस के लिए साबरमती जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के करीबी भी उसे वहां निशाना बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीक हत्याकांड के आरोपियों ने दावा किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक को सरेआम गोलियों से भून दिया। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां साबरमती जेल में लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट पर हैं। अपनों की जब शह पाएगा गैर तभी कुछ कह पाएगा। अपनों की जब शह पाएगा गैर तभी कुछ कह पाएगा। आंखों में जो नहीं समाया दिल में कैसे रह पाएगा। सौबात की एक बात कही हरी ने, महल ख्वाब का चाल समय की आखिर कब तक सह पाएगा। नाव रोक दे तू लहरों के साथ कहां तक बह पाएगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।